हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार हमारा होता है दो प्रकार का, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो शांत तो केवल एक ही प्रकार का रहता है, लेकिन अशांत में हमारा हो जाता है अशांत आवर्ती। आवर्ती का अर्थ है एक ही संख्या बार बार आती रहना, जैसे 0.3333 अगर ये चलता जाए तो ये हमारा है अशांत आवर्ती। और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती में क्या होता है, जैसे 0.20002000 इस प्रकार से बढ़ता जाए या फिर संख्याएं बदलती जाए तो वो होता है अनावर्ती, मतलब कि आवृत फलन नहीं होना। जैसे कि एक ही चीज़ अगर बार बार आ रहा है तो आवृत फलन है, एक ही चीज़ दोहराया जा रहा है। अनावर्ती का अर्थ है वो चीज़ दोहराना नहीं, बल्कि कुछ उसमें बदलाव होना, लेकिन वो रुकना नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो अशांत ही रहेगा। ठीक है, तो एक हो जाता है हमारा शांत और दूसरा होता है अशांत। तो हम कैसे, अगर बिना भाग दिए अगर इस चीज़ को हम जानना चाहें कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हम कैसे जानेंगे। तो ये P/Q के फॉर्म में होता है, भिन्न अंश बटे हर के फॉर्म में। किसके? अंश बटे हर के फॉर्म में। तो हम देखेंगे हर के गुणनखंड करके, हर के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में यदि हमारा 2 और 5 आए, 2 और 5 यदि हमारा आ रहा है, जैसे ए का देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है 23/50 हो रहा है। ठीक है, तो 23/50 में हमारा देखिए 50 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 5 आएगा, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। और देखिए बी में ये ए का हर का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और यदि 2 और 5 को छोड़कर हमारा 3 या फिर 9 आ रहा है या 11 या 13 आ रहा है, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि वो हमारा दशमलव प्रसार अशांत है। तो हमें ये सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि दशमलव प्रसार अशांत किस में है। तो हम चेक करेंगे, ए का हर जब हम तोड़ेंगे तो 50 का होगा 2 गुना 5 गुना 5, 243 का जब तोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये हमारा 3 सिर्फ आ रहा है, तो ये हमारा अशांत होगा। क्योंकि जब भी हम भाग देंगे तो वो शांत, दशमलव प्रसार शांत नहीं आएगा। देखिए सी भी चेक कर लीजिए, देखिए 1600 है, इसका जब गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारा ये 100 बच रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो ये हमारा 2 और 5 सिर्फ आ रहा है, तो ये हमारा शांत होगा। अब देखिए डी का जो हर है उसको भी हम चेक करेंगे, 625, 5 पचे 25 गुना 5, यानी कि 25 25 पचे 125 पचे 625। तो ये देखिए हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें केवल 3 आ रहा है, तो ये हमारा बी का हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ऐसे कैसे बनाएंगे इसको, दशमलव प्रसार कैसे चेक करेंगे, हम इन सब का हर देखेंगे। तो हम यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको हर चेक करना है। यदि 2 और 5 आ रहा है तो वो निश्चित रूप से शांत होगा, 2 और 5 आ रहा है तो निश्चित रूप से शांत होगा, और यदि सिर्फ 5 भी आ रहा है तो शांत ही होगा। लेकिन यदि केवल 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो आप निश्चिंत होकर उसे अशांत में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए सेकंड प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब वो संख्या जो शून्य नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी तो संख्याएं होती हैं, शून्य भी होता है, पर कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्या, मतलब कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, एक 2/5 ले लीजिए, या 6/10 ले लीजिए, या 8/100 ले लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या, या फिर सिर्फ 10 ही ले लीजिए, 12 ले लीजिए, इस तरह की कोई भी संख्या। और कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या जैसे √3 √5 √7 √11 √39, तो ये सब ले लीजिए, तो कुछ भी ले लीजिए बस समझने के लिए। तो क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल होगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
हमेशा परिमेय आएगा कि हमेशा अपरिमेय आएगा, एक परिमेय आएगा या फिर परिमेय या अपरिमेय आएगा। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या अगर बड़ी से बड़ी संख्या भी हो, उसे अगर हम जैसे अगर 11,000 भी हमारे पास है और उसे अगर हम √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई बड़ी से बड़ी भी संख्या है तो भी उसका हमें उत्तर यही मिलेगा। किसी भी हाल में किसी अपरिमेय को आप अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या इज इक्वल टू हमेशा सदैव क्या होती है, अपरिमेय ही होती है। अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसके साथ आप बहुत बड़ी संख्या भी गुणा कर देंगे तो भी वो अपरिमेय ही रहेगा। उसमें अगर आप कुछ जोड़ रहे हैं, कोई बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ भी रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, या घटा रहे हैं, तो भी वो सदैव क्या होगी, अपरिमेय ही होती है। अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो उसे बड़ी से बड़ी संख्या भी, छोटी से छोटी संख्या तो छोड़िए, कोई भी संख्या आप गुना करेंगे, जो अपरिमेय जो परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अगर आप किसी अपरिमेय के साथ गुणा करेंगे तो वो सदैव अपरिमेय ही रहेगा। किसी भी हालत में आप अपरिमेय को सुधार नहीं सकते, ये बिगड़ा हुआ है, ये कभी भी परिमेय नहीं बनेगा, तो ये हमेशा बिगड़ा हुआ ही रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। इसको आप बड़ी से बड़ी संख्या भी दे देंगे ना, भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, तो भी आप उसे परिमेय नहीं बना सकते। वो उसका गुण है कि वो सदा अपरिमेय ही रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमेशा अपरिमेय रहेगा। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो कोई अपरिमेय संख्या है, कोई अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसमें हम मैथ्स में बना चुके हैं 10th में कि आप इसे भिन्न के रूप में कैसे दिखाएं। अगर यहाँ पे अगर कोई और भी संख्या होती तो उस तरह से कैसे बनाते, तो इस टाइप से आप बना चुके हैं ना सॉल्यूशन में, कि माना पहले उसको मान लेते हैं कि x है। कोई भी अज्ञात वस्तु को हम क्या मानते हैं, x चर मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 10x हो जाएगा। अब ये देखिए कैसे होगा, एक पॉइंट के पीछे जाएगा, तो कैसे जाएगा, जैसे 0.777777 है, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई, तो एक पॉइंट हम पीछे कैसे चल जाते हैं, ये देखिए, एक पर कितना शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक शून्य हमारा कट हो जाएगा। तो अब ये पाँचों शून्य क्या करेंगे, फिर से पॉइंट में बदलेंगे, तो 7 7 7 7 7 7, तो 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, तो दाईं ओर से 5 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और पॉइंट लगा देंगे, तो हुआ ना एक अंक आगे। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो आप सोचते कि ये कैसे लिख दिया, तो इस तरह से एक पॉइंट आगे हमारा हो गया जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 घटा 1 करेंगे। ठीक है, तो 2 घटा 1 करेंगे तो कैसे करेंगे, 10x माइनस एक्स, LHS देखिए ये लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है, तो LHS घटेगा LHS में और RHS घटेगा RHS में, तो मतलब कि दायां वाला भाग दाएं भाग में घटेगा, सॉरी बायां वाला, और दायां वाला भाग दाएं भाग में घटेगा। तो अब देखिए 7.7777777, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ये अनंत तक जाता है। हम माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को, 0.77777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसे कर रहे हैं माइनस, अब ये हमारा होगा 9x इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.777777, ठीक है, ऐसे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 7 हमारा पूर्णांक हो गया है, ये पूर्ण संख्या हो गई, इसको हम इससे अलग कर सकते हैं। माइनस ये डॉट 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 चलते जाएगा, डॉट 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 छोड़ना नहीं है क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है, तो ये डॉट 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 चलता जाएगा, माइनस 0.777777 डॉट 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 चल रहा है, ये भी क्या हो रहा है, अब इस पार्ट में ये पार्ट हमारा घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 9x इज इक्वल टू 7। इस पूरे पार्ट में ये पूरा पार्ट घट जाएगा, कैसे हम किए, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको x माने, फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किए, तो एक अंक हमारा पीछे चल गया, एक हमको पूर्ण संख्या मिल गई। तो भिन्न में क्या होता है, संख्या ही होती है ना पूर्ण संख्या, तो ये हमारी पूर्ण संख्या मिल गई।
अब हम क्या कि इस पार्ट के इसको यहाँ माइनस कर दिया, अब हमारा 7 बच गया। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 7/9। तो 7/9 देखिए किस ऑप्शन में है, 7/9 हमारा किस ऑप्शन में है, ए में। ठीक है, तो ए हमारा बन गया। चलिए 4th का बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। यदि एक मीनार, ठीक है, एक मीनार, मान लीजिए कि एक मीनार है, मीनार तो जानते हैं आप लोग, कोई ऐसे कोई करके कोई खंभा बना दिया, ठीक है, तो ये क्या है, मीनार है। तो मीनार के पाद से, तो पाद मतलब क्या होता है यहाँ पे, उसका बेस, मान लीजिए ए बी हमारा क्या है, मीनार है। तो ये मीनार के पाद से क्या है, 10 मीटर दूर एक बिंदु पर, ठीक है, तो 10 मीटर दूर चलिए। ये 10 मीटर हमारा क्या दिया है, ये बेस दिया है। क्या दिया है, 10 मीटर हमारा क्या है, बेस है 10 मीटर। तो चलिए मान लीजिए ये बिंदु हमारा सी है, ठीक है। तो अब इस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। अब उन्नयन कोण जानते हैं क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ को नज़र उठा के देख रहे हैं ऐसे, अगर आपकी आंखें यहाँ हैं और आप इसे ऐसे नज़र उठा के देख रहे हैं, तो वो हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब उत्जोड़ नयन, यानी कि नज़र उठा के देखिए। अगर ऐसे नज़र झुका के देखिएगा तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। तो ये एक हमारा होता है उन्नयन कोण। आंखें हम ऐसे उठा के देखते हैं ऊपर की ओर, जब आंखें ऐसे झुका के देखते हैं तो वो हमारा होता है अवनमन कोण। तो ये उन्नयन कोण हमारा कह रहा है कि ये है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो ये पूछ क्या रहा है, तो ये देखिए आप ट्रिगोनोमेट्री में जब भी पढ़ते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में आप जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। सदैव एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ते हैं, और इसमें कोई भी ट्राइंगल जल्दी नहीं दिखाया जाता। तो जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ये सदैव हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब भी पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। और ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ बेस, और ये हुआ हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ये लंब, आधार और कर्ण, यही तीनों का रिलेशन हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हमारा पूछा जा रहा है पी। तो अब देखिए, तो पी और बी का रिलेशन, एंगल है हमारा 60 डिग्री, हमें एच से यहाँ कोई मतलब नहीं है, एच हमारा केवल नज़र जा रही है, ठीक है। एच क्या हो रही है, नज़र जा रही है। तो यहाँ रिलेशन किसका देख रहे हैं हम, पी और बी का। तो पी और बी किस में होता है, tan थीटा में, P/B होता है ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। P/B का रिलेशन पढ़ते हैं किस में, tan थीटा में। तो चलिए थीटा का एंगल हमारा देखिए, एंगल का मान क्या दिया है 60, रख दीजिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P। तो P ही तो हमें पूछा जा रहा है, P तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम P ऐसे ही लिख देंगे। अब B का मान है 10 मीटर, ठीक है। B का मान यानी आधार का मान, दूरी का मान 10 मीटर। तो देखिए tan 60 का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है √3। तो P/10 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये 10 मीटर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 10√3 मीटर ये हमारा वैल्यू है, देखिए है बी ऑप्शन। चलिए अब बनाते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए 5वां प्रश्न है कि एक छड़ है, ठीक है, एक छड़ है, ठीक है, एक छड़ यहाँ पे ऐसे ही खड़ा किया हुआ है, ठीक है, कोई छड़ है। तो छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात ये है, ठीक है। तो छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात क्या है, देखिए 1:√3 है। तो पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो उसकी छाया यहाँ पे रहेगी, छाया तो जमीन पे ही रहती है। अब इन दोनों को जब मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। तो यही तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब जो हमें पूछा जा रहा है। तो छड़ की लंबाई इसको मान लीजिए ए बी नहीं मानना चाहें तो आप पी क्यू आर भी मान सकते हैं। एक ही चीज़ बार बार मानने में थोड़ा अजीब लगता है, ये तो सदैव 90 डिग्री होगा। तो उस छड़ की लंबाई और उसकी छाया का जो अनुपात है हमारा 1/1 यानी कि 1/√3 हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो लंबाई और छाया, तो देखिए ये लंबाई हमारी है ना, तो लंबाई हमारा पी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लंबाई, छड़ की जो लंबाई, छड़ ऐसे करके रख दिए और उसकी छाया नीचे ज़मीन पे, ये बल्ब के कारण उधर जा रही है छाया,
और जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसकी छाया ज़मीन पे जाएगी, तो ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, तो पी और बी का रिलेशन हम किस में पढ़ते हैं? टेन थीटा में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? टेन थीटा में। पी और बी का रिलेशन, पी यानी लंब और बी यानी आधार। तो आधार हमारा क्या है? उसी छड़ की परछाई है, उसी छड़ की छाया है। तो छड़ है हमारा लंब, यानी कि ये लंबाई, ये पी परपेंडिकुलर, और बी है हमारा बेस। तो अब देखिए हम किस में पढ़ते हैं? टेन थीटा में। तो क्या है? अनुपात 1/√3 हो जाएगा। देखिए, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/√3। तो उसका अनुपात क्या कर रहा है? छड़ की लंबाई, तो लंबाई पहले है, और उसकी छाया का अनुपात, उसकी छाया है बाद में, तो ये लंबाई वाला हो गया, ये छाया वाला होगा। अगर लंबाई x गुना है तो छाया x गुना √3 है, पर उतना हमको मानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अनुपात है हमारा 1:3, तो 1/√3 हम लिख सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि थीटा के किस मान के लिए टेन हमारा होता है 1/√3। तो थीटा का मान जब हमारा होता है 30 डिग्री, क्या होता है? जब थीटा का मान हमारा 30 डिग्री होता है तो होता है हमारा मान 1/√3। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि कोण का मान 30 डिग्री है, और यहाँ भी यदि थीटा की जगह 30 डिग्री हो तभी ये √3 हमारा मान होगा। थीटा के 30 डिग्री मान के लिए टेन का मान 1/√3 होगा। तो ये आसानी से हम बना लिए हैं कि ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है? एक वृक्ष की ऊंचाई। देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है कि एक वृक्ष की ऊंचाई है। ठीक है, तो एक वृक्ष है, मान लीजिए एक वृक्ष है, एक वृक्ष है हमारा। ठीक है, तो एक वृक्ष है हमारा ए बी। ठीक है, तो ए बी हम मान लेते हैं एक वृक्ष है। ठीक है, जब उतना हमको विस्तृत रूप से नहीं दिखाना है, केवल हम इसमें इंडिकेट करेंगे कि एक वृक्ष है, तो उसकी ऊंचाई है ना, उसकी छाया से √3 गुना है। अब इसकी छाया कितनी गुना होगी भाई? कि उसकी ऊंचाई √3 गुना होगी। इसको आप मिला सकते हैं ऐसे करके। त्रिकोणमिति में सदैव हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा सदैव 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। ठीक, अब देखिए उसकी जो छाया है, तो वृक्ष की जो छाया है ये वाली होगी। ठीक है, तो ये वाली उसकी क्या है? छाया है। ये बी सी क्या है? वृक्ष की छाया है। अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो यहाँ नीचे छाया बनेगी। तो इस छाया को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी मान लीजिए। तो वृक्ष है तो मीटर ही सही रहेगा, उसे हम सेंटीमीटर में इंडिकेट नहीं करेंगे। तो वृक्ष की जो छाया है ना, तो छाया से √3 गुना कौन है? वृक्ष की ऊंचाई। तो छाया से √3 गुना हो गया वृक्ष की ऊंचाई। आप यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कि छाया किसकी? वृक्ष की छाया है x मीटर, तो वृक्ष की ऊंचाई जो होगी, वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? x √3 मीटर। एक चीज़ तो हम ये निकाल लिए हैं कि यदि छाया हमारी x हो गई तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? छाया से √3 गुना है। तो छाया में √3 हम मल्टीप्लाई कर दिए तो मिल गया हमारे वृक्ष की ऊंचाई। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों कि ये हमारा h कर्ण है, ये हमारा b है और ये है b। ठीक है, ये हमारा लंब है, ये है आधार और ये है कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के बारे में बार बार पढ़ता है ना, तो समकोण त्रिभुज में यही तीनों चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ें रहती हैं, इससे और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रहती हैं। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है? हमें इसका रिलेशन निकालना है कि वृक्ष की ऊंचाई और छाया, यानी कि ये हमारा लंब है P और ये है हमारा बेस आधार। तो P और B का रिलेशन हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? टेन थीटा में। किस में पढ़ते हैं? टेन थीटा में। टेन थीटा में क्या होता है? P/B होता है, P/B होता है। तो थीटा का मान तो हमें पता नहीं है, क्योंकि थीटा ही तो हमें पूछा जा रहा है, तो थीटा का मान पता नहीं है। तो P का वैल्यू क्या है देख रहे हैं? x √3। अब ये लकीर अगर हम दे दिए तो आप लोग बटे समझ देंगे, इसलिए हम ये लकीर नहीं देंगे। x √3 मीटर, तो x √3 हमारा क्या है? मीटर में। मीटर में हम इसलिए लिए हैं, देखिए कोई भी चीज़ तो मापने का कुछ तो लेना पड़ेगा ना। अब सेंटीमीटर में हम वृक्ष को नहीं माप सकते, इसलिए हम यहाँ x मीटर मान लिए। तो देखिए, तो ऊपर में हमारा क्या है? P। तो P मतलब ये जो खड़ा है वृक्ष, लंब, तो लंब हमारा x √3 अब बटे आधार बेस,
तो बेस है हमारा वृक्ष की परछाई x मीटर। चलिए x को एक बार में कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल, तो √3। अब बताइए कि tan के किस मान के लिए हमारा √3 होगा, 60 डिग्री के लिए होगा √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या प्राप्त हो गया हमें, 60 डिग्री, यानी B। ठीक है, हमारा B प्राप्त हो गया 60 डिग्री। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे कि एक वृक्ष है, वृक्ष की छाया हमारी है, उसका ये √3 गुना है, तो वृक्ष की छाया हमने x मान ली कि छाया तो ज़मीन पे पड़ रही है, यानी कि वो आधार हो जाएगी। तो वृक्ष की छाया हमने x मान ली, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, उसी x में √3 गुना कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये लंब है और ये है आधार, और लंब और आधार का रिलेशन हम पढ़ते हैं tan थीटा में, P/B। P यानी लंब और B यानी आधार। ठीक है, इसे देखिए कि P यानी लंब और B यानी आधार, तो आधार और लंब का रिलेशन पढ़ते हैं tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू P का मान हमारा x √3 हम था वो हमने लिख दिया, और B का मान हमारा x था वो लिख दिया। अब इसे कट करने के बाद आया √3। तो tan थीटा में यदि थीटा के स्थान पर हम 60 डिग्री रखें तो हमारा मान आएगा √3। अतः जो कोण का मान हमें पूछा जा रहा था वो हमारा 60 डिग्री होगा। यहाँ पे हमने देखिए ड्रॉ नहीं किया था, यहाँ भी लिख दिया और वहाँ भी लिख दिया। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 बनाते हैं। देखिए बच्चों, 7वां प्रश्न है हमारा, पाई है, पाई/3। पाई/3 क्या है, पाई/3 क्या है, तो एक ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी का ऑप्शन है पूर्णांक, पूर्णांक तो खुद ही पूर्ण संख्या है। चलिए, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक, तो जब पाई/3 करेंगे तो क्या होगा, 22/7/3, तो 22/7 गुना 3 यानी 22/21। तो अब ये देखिए, आप पहले जब सबसे पहला प्रश्न बनाए थे शांत अशांत वाला, उसमें हमने क्या कहा था कि ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, ये होता है भिन्न। भिन्न इसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम P/Q के फॉर्म भी लिखते हैं। तो Q = नॉट 0 तो होगा ही, कोई भी भिन्न में कोई भी परिमेय संख्या। तो ये देखिए, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये देखना है कि हर में यदि 2 या 5 हैं तो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्या दशमलव प्रसार होगा, शांत। यदि 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, तो वो सदैव अशांत दशमलव प्रसार होता है, किसी भी हाल में वो शांत नहीं हो सकता है। और वो क्या होता है बच्चों, अपरिमेय होता है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई/3 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हर में हमें क्या मिल रहा है, 7 और 3। 2 5 दिख रहा है आपको, 2 या 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, नहीं। यदि 2 या 5 रहे तो निश्चित रूप से शांत ही होगा, और यदि 3 7 9 11 13 रहे, देखिए 2, एक भी 2 नहीं है, एक भी 5 नहीं है, 3 और 7 ही है, तो ये हर हाल में क्या होगा, दशमलव प्रसार हमारा अशांत होगा। और ये जहाँ अशांत दशमलव प्रसार होगा समझ जाइए कि ये अपरिमेय है। चलिए अब 8 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, 8 नंबर का प्रश्न है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 और 29 ... अनंत तक चलती जाएगी, संख्याएं हमारी अनंत होती है। ठीक है, ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य। अभाज्य किसे कहते हैं, जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से भी विभाजित न हो, अन्य किसी से भी भाग न लगे या विभाजित न हो, कटे ही नहीं, ऐसे समझिए कि अन्य किसी से भी विभाजित नहीं हो या नहीं कटे। ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है, वो अभाज्य संख्या होती है, निश्चित रूप से वो अभाज्य संख्या है। तो 2 में आप भाग दीजिए, किससे भाग दीजिएगा, 1 से भाग दीजिए और 2 से ही भाग दीजिए।
3 4 5 से किसे आप भाग नहीं दे सकते। 5 में आप किससे भाग दीजिए? 2 से काटिए, 3 से काटिए, कटेगा? भाग नहीं कट रहा है, यानी कि विभाजित नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं कटे, खाली 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब इन पर देखिए वर्गमूल, इनका निकालिए वर्गमूल, रूट बनाइए। अब इनका वर्गमूल निकालिए, √2, √3, √5, √7, सब हमारा दशमलव पॉइंट में आते जाएगा। जैसे 2 का निकालेंगे तो 2 का क्या होगा? 1 दशमलव कुछ होगा, 1.414 होगा, क्या होगा याद करिए, 1.732 ऐसे कुछ डॉट डॉट आता है, तो 2 दशमलव आता है कुछ डॉट डॉट डॉट, 7 में आएगा हमारा, 7 में क्या होगा? इसमें भी 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप दशमलव प्रसार हम चाहें तो 10 15 का भी निकाल दें, लेकिन बस हम आपको समझा रहे हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी से भी विभाजित नहीं हो, किसी से भी नहीं कटे, बिल्कुल ही ना कटे, वो अभाज्य संख्या है। अब उसका हम जब रूट निकालेंगे, क्या पी कह रहा है कि पी एक अभाज्य संख्या है। मान लो कि पी कोई संख्या है, पी एक चर है, पी क्या है? वेरिएबल। हम मान लेते हैं कि अगर यदि पी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि कोई अभाज्य संख्या के लिए रूट पी क्या होगा, तो कोई अभाज्य संख्या इन सबों के लिए, इन सब का जब वर्गमूल करेंगे हम, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा, हर हाल में अपरिमेय होगा। ठीक है, अब बनाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो फिर से हम बताते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है उसका वर्गमूल सदा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो आप बिना लंबा प्रोसेस किए अगर ऐसी कोई संख्या आपको दिखे जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी से भी ना कटे, वो निश्चित रूप से बच्चों अपरिमेय संख्या होती है। देखिए बच्चों, 9 नंबर का प्रश्न है कि पाई, ठीक है, पाई एक संख्या है। पाई क्या है? संख्या। उसका मान होता है 22/7 और 3.14 भी होता है, 3.14 डॉट 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 चलता जाता है अनंत तक, ये नहीं रुकता है। तो ये कौन सी संख्या है? आप बिना कोई कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है? कैसे बता सकते हैं? इसका हर देखिए, कोई भी संख्या है तो उसका हर देखिए, हर में क्या है? 7। 2 या 5 है? नहीं है। 2 या 5 नहीं है, क्या है? 7 है, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसको हम 7 से भाग दे दे के थक भी जाएंगे ना, रुक जाएं, हम तो रुक सकते हैं, पर ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। यदि हर में 2 या 5 रहे तो अशांत नहीं होता। जैसे 2 या 5 रहे तो भाग लग जाता है, और 7 यदि रहे तो दशमलव प्रसार हमारा अशांत होता है। तो ये हर हाल में क्या होगा? अपरिमेय हो गया। 22/7, 7 से आप कितना भी भाग दीजिएगा ना, 7 से 22 में, 7 या 21, 1 आएगा, पॉइंट आएगा 7 के साथ, फिर 3 आएगा, पॉइंट से 0 आएगा, 7 चौके 28, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 दूनी 14। ऐसे ही आप रुक सकते हैं, पर ये नहीं रुकेगा। 1.142 देखिए, तो ये नहीं रुकेगा। अगर 2 या 5 रहे तो ये परिमेय हो सकता था, लेकिन 7 है हर में, इसलिए यह अपरिमेय है। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय है। देखिए 10वां प्रश्न है हमारा कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ+R। ठीक है, a बराबर BQ+R। फिर हम लिखते हैं a बराबर क्या है? BQ+R। ए क्या है? भाज्य। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 से भाग दीजिए आप 7 में, 2 से अगर आप 7 में भाग देंगे, 3 बार में लगेगा 6, बचेगा 1। तो आप 7 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 + 1। ए है हमारा क्या है? देखिए भाज्य। भाज्य क्या होता है? जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो भाग किस में दे रहे हैं? 7 में। भाज्य हमारा ए। ठीक है, ए बराबर है 7। समझिए इस चीज़ को कि ये जो इक्वेशन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाज्य है हमारा 7 ए, और भाजक है हमारा, भाजक यानी कौन? जो भाग दे रहा है। तो भाग कौन दे रहा है? 2। भाजक बी हमारा है 2। केवल हम इस एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। अब देखिए क्यू क्या है? तो 2 तिया 6 कर रहे हैं ना, तो क्यू है हमारा 3। तो क्यू क्या है? भागफल। ये क्या है? भागफल। हाँ, भागफल है। ये हो गया हमारा भागफल। भागफल क्या हुआ? क्यू। बी इंटू क्यू होता है ना, देखिए, तो ये किसके तर्ज पे है? B/Q+R। इसी के आधार पे हम इसमें से खोजेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा।
तो आप ये देखिए कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, तो भागफल हमारा क्या हो रहा है 3, भागफल यानी कि क्यू, तो क्यू है हमारा 3। और ये देखिए आर क्या हो रहा है हमारा शेषफल, तो जो हमारा बच जाता है तो वो शून्य से बड़ा ही तो होता है, क्योंकि जो नहीं बचता तभी ना हम कहते हैं कि पूरा भाग लग गया। यदि कुछ बच गया तो हम कहते हैं शेषफल हमारा R1 है। तो इस तरह से समझिए बच्चों कि A हमारा भाज्य है, इसमें A में हम भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं वो है B, तो B से हम भाग दे रहे हैं यानी 2 से हम भाग दे रहे हैं, और जो बच रहा है वो है R यानी शेषफल R है। भाज्य है A, भाजक है B, भागफल है Q और शेषफल है R। और इसी का हमारा इक्वेशन है A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा देखिए शून्य है, सबसे पहले तो आप आंसर कैसे करते हैं, आंसर कैसे निकालिए, तो शून्य पहले लिखिए। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये हमारा आर ही बीच में पहले आ रहा है, तो आर और शून्य के बीच का क्या रिलेशन, ये जो हमारा आर है ना 1, वो शून्य से क्या है बड़ा है, शून्य से क्या है बड़ा है। 1 हमारा क्या है शेषफल, कुछ बचता है तो क्या रहता है, कुछ बचता है, कोई संख्या बचती है तब ना शून्य बचता है। जैसे 2 से 4 में हम भाग देते हैं, 2 बार में 4 खत्म, तो हम यहाँ शेषफल लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ शून्य, अगर यहाँ शून्य आ रहा है ना शेषफल, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं जहाँ है, तो निश्चित है वो शून्य से बड़ा है। किससे बड़ा है, शून्य से बड़ा है, ठीक है। तो आर जब भी होता है शून्य से बड़ा होता है, क्योंकि शून्य होता है तब तो हम लिखते ही नहीं यार कि भाई आर है ही नहीं, यार सब कट गया, पूरे के पूरे पूरी कट गया। तो जब बचता है तभी ना हम लिखते हैं कि आर है, तो आर जब भी होगा शून्य से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमारा ये पता चल गया। अब देखिए बी, 0 आर बी 0 आर बी 0 आर बी, अब बी को लीजिए। अब देखिए आर और बी में क्या रिलेशन है, ये हमारा बी है, बी भाग दे रहा है, बी क्या है भाजक है, भाग दे रहा है। भाज्य वो है जिसमें भाग लग रहा है, अब भाजक कौन है, भाग दे कौन रहा है बी, तो बी है 2। आप सोच के देखिए कि यदि 2 से ही छोटा है तभी ना 2 से भागने लग रहा है। शेषफल कब बचता है, जब नहीं कटता है, जब नहीं कटता है तब नहीं कुछ बचता है, जब कट जाता तो क्यों बचता, तो कट रहा है, इसका मतलब ये इससे छोटा है, भाग देना संभव ही नहीं है। तो आर क्या है बी से छोटा है, आर क्या है बी से छोटा है, और हल्का बराबर भी हो सकता है, ठीक है। आर उससे छोटा या बराबर भी हो सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी का, ठीक है। तो आप इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। 7 = 2 × 3 + 1, ए = b × q + r, बी है हमारा भाजक, क्यू हमारा भाग देने पर जो आएगा, आर हमारा शेषफल, ठीक है। ए बराबर b × q + r। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बच्चों ये 11 नंबर का प्रश्न है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, ये जो खड़ा होता है ना ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। ये क्या है ऊर्ध्वाधर, और जो ऐसे लेटा होता है वो होता है क्षैतिज, ठीक है। तो ए बी क्या है ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दीवार एक मान लीजिए कि एक दीवार है, तो एक दीवार है, एक दीवार है हमारी क्या है ए बी। अब देखिए यहाँ पर एक सीढ़ी हम लगा देंगे, और वो सीढ़ी है हमारी AC। तो सीढ़ी इधर भी लगा सकते हैं लेकिन हम इधर ही लगाएंगे, ठीक है। तो एक सीढ़ी यहाँ पे लगा दिया है, सीढ़ी लगा दीजिए, तो ये हमारी सीढ़ी हो गई। तो सीढ़ी आप थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चलिए ऐसे लगा देते हैं सीढ़ी। चलिए एक सीढ़ी लगा दीजिए, तो एक सीढ़ी लगा दी। अब ये हमारा AC है। अब ये देखिए सीढ़ी यहाँ ज़मीन पे टिकी होनी चाहिए, सीढ़ी हमारी ज़मीन पे नहीं जा रही है, तो इसको ऐसे करके हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी हमारी टिकी हुई है कहाँ पे, आप देखिए। तो AB हमारी दीवार है AB, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB AB, ज़्यादा सहूलियत हो गई है। तो AB एक दीवार है, ठीक है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, आपको हम बता ही चुके हैं। ये है ऊर्ध्वाधर, ये है क्षैतिज, क्षैतिज डबल एकार। तो ये ऊर्ध्वाधर, ये है क्षैतिज, ठीक है। तो AB हमारा क्या है दीवार हो गया। अब क्या करें, B भूमि के संपर्क में, अब हवा में तो दीवार होगी नहीं, तो वो भूमि के संपर्क में कौन सा पार्ट है B वाला,
तो बी हमारा क्या काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है। ये हमारा पी है, ये हमारा बी है। इस चीज़ से समझिए कि जो भूमि के संपर्क में सोया हुआ है, क्षैतिज है, वो हमारा आधार का काम कर रहा है, और जो ऊर्ध्वाधर है वो हमारा परपेंडिकुलर लंब का काम कर रहा है। ठीक है, तो भूमि के संपर्क में हमारा बी है। अब एक सीढ़ी लगा दिया AC, सीढ़ी है AC और जमीन से C बिंदु पर टिका है, तो सीढ़ी भी तो हवा में रहेगी नहीं, तो जमीन पर टिकी है वो C बिंदु से। ठीक है, तो सीढ़ी है। अब देखिए प्रश्न आगे क्या कर रहा है, कोण हमारा ACB, क्या कोण ACB, ACB कोण हमारा ACB है 45 डिग्री। अब BC है हमारा है 5 मीटर। बहुत ही इजी प्रश्न है कि ACB हमारा है, ACB क्या है 45 डिग्री और BC है हमारा 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई AC बताइए, सीढ़ी की लंबाई AC बताइए। तो आप एकदम आसानी से जान सकते हैं कि B और सीढ़ी का जो हमारा होगा वो H होगा। ठीक है, ये हमारा P देख रहे हैं जो खड़ा है वो P लंब, B हमारा आधार लिख ही देते हैं, चलिए, और ये हमारा H कर्ण। तो सीढ़ी की जो, इसीलिए अब हम चलेंगे, देखिए, अतः सीढ़ी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, सीढ़ी की लंबाई यानी AC यानी हमारा H। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई हम ज्ञात करेंगे बराबर भाग, सीढ़ी की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास एक चीज़ है आधार दिया हुआ है, और H कर्ण। तो B और H का रिलेशन हम किसमें पढ़ते हैं, कॉस थीटा में। B और H का रिलेशन किसमें पढ़ते हैं, कॉस थीटा में। अब चलेंगे हम लोग कॉस थीटा में, कैसे चलेंगे देखिए, इसलिए चलिए कॉस थीटा में, चलिए कॉस थीटा में क्या होता है, B/H होता है। B यानी आधार और H यानी कर्ण। तो B है हमारा 5 मीटर और H हमारे पास नहीं है, H हम वैसे ही रहने देते हैं। तो कॉस थीटा, तो कॉस 45, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 5 मीटर बाय H। तो अब देखिए कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, 1/√2 बराबर 5 मीटर बाय H। देयरफॉर H इज इक्वल टू 5√2 मीटर। देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न बन गया। H हमारा हो जाएगा 5√2 मीटर। तो हमारा कौन सा होगा, C ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, C। चलिए, दिख रहा है आपको। तो ये आसानी से देखिए प्रश्न, मतलब चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, तो फिर से हम बता देते हैं बच्चों कि देखिए एक हमारी दीवार है, दीवार से एक सीढ़ी लगाई गई है, उस सीढ़ी को हम AC कह रहे हैं। उसका C वाला सिरा भूमि पर टिका हुआ है और A पर वो सीढ़ी लगी हुई है, और ये हमारी दीवार है और ये उसकी बेस है, और ये दीवार का निचला हिस्सा है B। और BC का जो वैल्यू था वो 5 मीटर था, वो आधार का वैल्यू था, और हमको पूछा जा रहा था H यानी ये सीढ़ी की लंबाई। तो हम क्या किए, कॉस थीटा में गए, जहाँ लंब और कर्ण यानी कि माफ़ कीजिएगा, आधार और कर्ण B और H का रिलेशन हमको जिसमें पढ़ा जाता है, कॉस थीटा में हम B और H का रिलेशन पढ़ते हैं। तो कॉस थीटा बराबर B/H कर दिए, 5 मीटर बाय H कर दिए, और कॉस 45 डिग्री, यहाँ कोण का मान दिया था 45, तो हम इसका वैल्यू लिखे 1/√2 इज इक्वल टू 5 मीटर बाय H। तो H इज इक्वल टू 5√2 मीटर। तो ये हमारा किसका मान आ गया, सीढ़ी की जो लंबाई होती है 5√2 मीटर, ये उसका मान आ गया। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।